12 बजे का समय था। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति दाखिल होते हैं। साधारण कपड़ों में, एक हाथ में छड़ी लिए, दूसरे हाथ में पुराना सा लिफाफा लिए हुए थे। जैसे ही वह बैंक के अंदर आए, बैंक के ग्राहक और कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था रामलाल वर्मा। रामलाल जी धीरे धीरे काउंटर नंबर 3 पर पहुंचे। काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी। नाम था कविता मिश्रा। बैंक के अंदर मौजूद लगभग हर व्यक्ति रामलाल जी को ही देख रहा था। रामलाल जी कविता मिश्रा से विनम्रता से बोले, देखिए बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये ठीक से चल नहीं रहा। एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। कविता मिश्रा ने उनके कपड़ों पर नजर डाली और उनकी वेशभूषा देखकर अपने मन में सोचने लगी, इनका खाता इतने बड़े बैंक में कैसे हो सकता है। फिर कविता मिश्रा ने रामलाल जी से कहा, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए। मुझे नहीं लगता कि आपका खाता यहां होगा। रामलाल जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, मेरा खाता इसी बैंक में है। फिर कविता ने लिफाफा देखा और कहा, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर वह किसी दूसरे काम में लग गई। रामलाल जी पास ही काउंटर पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, बेटी, अगर तुम ज्यादा व्यस्त हो तो मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ जरूरी काम है, तो मैं उनसे भी बात कर लूंगा। ना चाहते हुए भी कविता ने फोन उठाया और मैनेजर रजत मेहरा के केबिन का नंबर डायल किया। उसने मैनेजर से कहा, सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर रजत मेहरा ने दूर से ही अपने केबिन से झांककर रामलाल जी को देखा। धोती कुर्ता पहने, सर पर एक सफेद चादर लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए, वह बड़े साधारण लग रहे थे। फोन पर मैनेजर रजत मेहरा ने कविता मिश्रा से पूछा, क्या ये सच में हमारे बैंक के ग्राहक हैं या ऐसे ही कोई यूं ही चला आया है। कविता मिश्रा बोली, सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर रजत मेहरा ने लापरवाही से कहा, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम इन्हें वेटिंग रूम में बैठा दो, थोड़ी देर बाद खुद ही यहां से चले जाएंगे। मैनेजर के आदेश के मुताबिक कविता ने रामलाल जी को वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहा। बाबा, आप वहां वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे, फिर आपसे मिल लेंगे। रामलाल जी धीरे धीरे चलते हुए वेटिंग एरिया पहुंचे और एक बेंच पर बैठ गए। बैंक के ग्राहक और कर्मचारी अब भी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि यहां आने वाले ज्यादातर लोग सूट बूट में होते थे, जबकि रामलाल जी ने सादे कपड़े पहन रखे थे। देखने से भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनका खाता इस बैंक में होगा, क्योंकि इस बड़े बैंक में आमतौर पर अमीर लोगों के ही खाते होते थे। इसी वजह से वे सबकी नजरों का केंद्र बन गए और लोग उन्हें घूरते हुए उनके बारे में तरह तरह उल्टी सीधी की बातें कर रहे थे। ये बातें रामलाल जी के कानों तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन उन्होंने सब अनसुना कर दिया और चुपचाप अपने नंबर का इंतजार करते रहे। वे सोच रहे थे, थोड़ी देर में मैनेजर आ जाएगा, फिर मैं अपनी बात उनसे कर लूंगा। उसी समय बैंक का एक कर्मचारी विनय पाठक, जो एक छोटी पोस्ट पर काम करता था, बाहर से लौटकर अंदर आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग वेटिंग एरिया में बैठे हैं और सब लोग उन्हें देख रहे हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई उन्हें भिखारी कह रहा था, तो कोई कह रहा था, इस बैंक में इसका खाता हो ही नहीं सकता, फिर ये यहां कैसे आ गया। और कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को बैंक में बैठने ही क्यों दिया गया है। विनय पाठक ये सारी बातें सुन लेता है। उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वह सीधे रामलाल जी के पास जाता है और बड़े आदर से पूछता है, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? क्या काम है आपको? रामलाल जी की हालत देखकर विनय को सच में तकलीफ होती है। रामलाल जी धीरे से बताते हैं, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है, उससे मुझे कुछ जरूरी काम है। विनय बोला, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहां बैठिए, मैं अभी मैनेजर साहब से बात करता हूं। इसके बाद विनय मैनेजर रजत मेहरा के केबिन में जाता है और उन्हें रामलाल जी के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर रजत मेहरा तो पहले से ही उनके बारे में जानता था। मैनेजर ने लापरवाही से कहा, हाँ पता है, मैंने ही उन्हें वहां बैठाया है। थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। इसके बाद मैनेजर ने विनय को दूसरा काम दे दिया और कहा, तुम ग्राहकों की फाइल वेरीफाई करो और इस बुजुर्ग पर ध्यान मत दो, अपने काम को पूरा करो, बस।
विनय अपने काम में लग गया। उधर रामलाल जी को बैठे हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। उन्होंने अब तक धैर्य रखा, लेकिन 2 घंटे बाद उन्हें यह इंतजार सहन नहीं हुआ। वह धीरे धीरे उठे और मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैनेजर ने देखा कि रामलाल जी उसके केबिन की ओर आ रहे हैं, वह तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। मैनेजर थोड़ा अकड़ते हुए बोला, हाँ बाबा, बताइए, क्या काम है? रामलाल जी ने अपना पुराना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इसमें मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है। मेरे खाते से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या समस्या है? ये बात सुनकर मैनेजर रजत मेहरा लापरवाही से कहता है, बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही होता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने खाते में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे। इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। यह सुनकर रामलाल वर्मा बड़े विनम्र स्वर में बोले, बेटा, पहले तुम एक बार मेरा अकाउंट चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ बताना। ऐसे अंदाजा लगाकर कैसे कह सकते हो? मैनेजर हल्की हंसी के साथ बोला, बाबा, यह मेरा सालों का अनुभव है। मैंने इतने सालों से यही काम किया है कि आदमी की शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा सकता हूं उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। आपके खाते में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप मेरा और अपना फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अब यहां से चले जाएं, वरना आपको धक्के मारकर बाहर निकलवाना पड़ेगा। बैंक में मौजूद सभी ग्राहक अब रामलाल जी की ओर देखने लगे। अंदर का माहौल थोड़ा असहज हो गया था। रामलाल जी ने चुपचाप अपना पुराना लिफाफा मैनेजर को देते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस लिफाफे में जो डिटेल लिखी है उसे एक बार जरूर देख लेना। रामलाल जी ने जाने से पहले मैनेजर से कहा, बेटा, तुम्हें इस सब का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर रामलाल जी बैंक के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। जब मैनेजर ने रामलाल जी की आखिरी बात सुनी, तुम्हें इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा, तो एक पल के लिए वह थोड़ा सोच में पड़ गए। लेकिन अगले ही पल मन में सोचने लगा, अरे बुजुर्ग व्यक्ति है, ऐसे ही बोल दिया होगा, कोई बात नहीं है। इसके बाद मैनेजर रजत मेहरा फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर टेबल पर वही पुराना लिफाफा रखा था जिसमें रामलाल जी के बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल थी। थोड़ी देर बाद विनय पाठक वहां से गुजरा। उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और अपने कंप्यूटर पर बैंक सर्वर में लॉगिन करके उसमें लिखी जानकारी के आधार पर खोज शुरू की। रिकॉर्ड खंगालते खंगालते विनय के हाथ एक चौंकाने वाली सच्चाई लग गई। वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई आम ग्राहक नहीं, बल्कि इस बैंक के 60% शेयर के मालिक थे। विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फिर से डिटेल को ध्यान से पढ़ा और पूरी तरह कंफर्म हो गया कि रामलाल वर्मा वास्तव में बैंक के बड़े मालिकों में से एक हैं। फौरन उसने उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकाली और सीधे मैनेजर रजत मेहरा के केबिन की ओर बढ़ा। उस वक्त मैनेजर एक अमीर ग्राहक से महंगी स्कीमें और निवेश योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। विनय ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। मैनेजर ने इशारे से पूछा, क्या बात है? विनय ने इशारों में ही समझा दिया, सर, यह उस बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट है जिन्हें आपने थोड़ी देर पहले जाने के लिए कह दिया था। कृपया एक बार देख लीजिए। विनय ने रिपोर्ट रजत की टेबल पर रख दी, लेकिन मैनेजर ग्राहक से बात करते करते थोड़ा सा रुककर बोला, विनय, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए समय नहीं है। विनय ने आदर से फिर कहा, सर, एक बार देख लीजिए, आपके लिए यह जरूरी है। मैनेजर ने रिपोर्ट को हल्का सा आगे सरकाते हुए कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ले जाओ इसे। विनय ने चुपचाप रिपोर्ट उठाई और वापस अपने काम में लग गया। बैंक का माहौल फिर सामान्य हो गया। ग्राहक अपने अपने काम में जुट गए और धीरे धीरे शाम हो गई। दूसरे दिन ठीक 12 बजे रामलाल जी फिर से बैंक पहुंचे, लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। अंदर आते ही दोनों ने बैंक में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैनेजर रजत मेहरा भी अपने कैबिन के बाहर खड़ा था। इसके बाद रामलाल जी ने मैनेजर रजत मेहरा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैनेजर रामलाल जी के सामने आ खड़ा हुआ। तभी रामलाल जी ने कहा, मैनेजर साहब, मैंने आपको कल ही कहा था कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर मैनेजर रजत मेहरा थोड़ा बौखला गया, लेकिन मन में सोचने लगा, भला ये मुझे क्या सजा देंगे और क्यों देंगे?
ये मेरे साथ कर भी क्या सकते हैं? रामलाल जी ने आगे कहा, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले विनय पाठक को मैनेजर बनाया जा रहा है। अब तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। यह सुनकर मैनेजर रजत मेहरा गुस्से में बोला, आप होते कौन हैं मुझे इस तरह हटाने वाले? रामलाल जी शांत स्वर में बोले, मुझे इस बैंक का मालिक ही समझ लो, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर मेरे पास हैं और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और तुम्हारी जगह किसी और को लगा भी सकता हूं। यह सुनते ही बैंक के सभी कर्मचारी और जो ग्राहक मौजूद थे, सब के सब हैरान रह गए। सबकी नजरें रामलाल जी पर टिक गईं। इसके बाद जो सूट बूट वाला व्यक्ति रामलाल जी के साथ आया था, उसने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकाला। वह डॉक्यूमेंट विनय पाठक की प्रमोशन का था, जिसमें उन्हें आधिकारिक तौर पर बैंक मैनेजर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उसने दूसरा लेटर निकाला और मैनेजर रजत मेहरा को थमा दिया। उसमें साफ लिखा था, अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैनेजर बनकर अब तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह पढ़ते ही मैनेजर रजत मेहरा के पसीने छूट गए। वह अपनी कल की गलती के लिए रामलाल जी से माफी मांगने लगा, लेकिन रामलाल वर्मा ने उसे रोकते हुए कहा, माफी किस बात की? और मैं तुम्हें किस वजह से माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह हमारे बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी इस बैंक की पॉलिसी पढ़ी भी है? यहां पर गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना मैंने ही की थी और मैंने पहले दिन से ही यह ऐलान कर दिया था कि इस बैंक में किसी को गरीब नहीं समझा जाएगा और न ही किसी को ज्यादा अमीर माना जाएगा। सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई बैंक स्टाफ ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे रामलाल जी ने मैनेजर से कहा, यह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना चाहूं तो तुम्हें यहां से पूरी तरह हटा सकता हूं। जो तुमने मेरे साथ किया वह किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। फिर रामलाल जी ने विनय पाठक को बुलाया और बोले, तुम्हारे बैंक में काम करने वाला ये लड़का विनय पाठक, जो एक छोटा कर्मचारी है, फिर भी इसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करने की इच्छा जताई। यही वजह है कि इस पोस्ट का असली हकदार यही है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज न करे। ऐसा कहकर रामलाल जी ने कविता मिश्रा को बुलाया और उसे भी इस बात पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, मैं इसे तुम्हारी पहली गलती मानकर माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक में आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़ों से जज मत करना। पहले तसल्ली से देखना और समझना चाहिए। अगर तुमने मेरा काम पहले ही कर दिया होता तो मुझे इस मैनेजर के पास आना ही न पड़ता और इतना अपमान सहना न पड़ता। यह सुनकर कविता मिश्रा माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद रामलाल जी बैंक से जाने से पहले बैंक के कर्मचारियों से बोले, आप सभी को विनय पाठक से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जितना हो सके उससे सीख लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहां किसी न किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी हरकतों की रिपोर्ट मुझे देगा। ऐसा कहकर रामलाल जी वहां से चले गए। बैंक का पूरा स्टाफ इस घटना पर चर्चा करने लगा और सोचने लगा कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस सोच के साथ पूरा बैंक सुधर गया और सभी लोग बैंक के अंदर बेहतर तरीके से काम करने लगे। रामलाल जी का यह कारनामा चारों ओर फैल गया और लोग कहने लगे, मालिक हो तो ऐसा हो, वरना बेशक न हो। ज्यादातर मालिक तो बैंक खोलकर चले जाते हैं, फिर चाहे पीछे से मैनेजर कैसा भी काम करे या कोई कर्मचारी मनमानी करे, उन्हें परवाह नहीं होती, उन्हें किसी का डर नहीं होता। लेकिन रामलाल जी ने अपने मालिक होने का पूरा कर्तव्य निभाया और बैंक के कर्मचारियों को एक अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, हमारी इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करना है। इस कहानी के जरिए हम किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे का अनादर नहीं करते और न ही किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हमेशा अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें
और सुरक्षित रहें। जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद। धन्यवाद।